बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 22 किस्तें सुन चुके हैं और अब 23वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। काश मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कुछ मदद कर सकती। डैनी का लहजा उदास हो गया। अच्छा डैनी, ये कहकर मैं मुड़ा। डैनी मुझे उस कमरे तक छोड़ने आई जिसके बाथरूम से मैं अंदर आया था और फिर वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। उसने कमरे में रोशनी कर दी थी। बाथरूम की खिड़की से मैं गुजरकर पाइप के जरिए नीचे उतरा और फिर रात की तारीकी में एक तरफ चल पड़ा। डैनी के मशवरे पर ही अमल करना ज्यादा मुनासिब था। हालात अब इस हद तक मेरे इल्म में आ चुके थे कि मुझे मजीद कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि किसी न किसी तरह इस जजीरे से निकलने की कोशिश करूं। चुनाचे में उस मकान से काफी दूर उस घनी आबादी की तरफ निकल आया जहां बड़े लोग रहते थे और फिर एक मकान के बरामदे में मुझे लेटने की जगह मिल गई। मैं इत्मीनान से बरामदे में लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। ख्यालात की यलगार अब भी मेरे जहन पर थी, लेकिन अब मैं इतना गैर मुतमईन नहीं था। अब सिर्फ एक ही मसला बाकी रह गया था, अपना बचाव और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश। रात के न जाने कौन से हिस्से में मुझे नींद आ गई और फिर सुबह को उस वक्त मेरी आंख खुली जब कुछ लोगों ने झिंझोड़ कर मुझे जगाया। 4-5 अफराद थे और केना तोज निगाहों से मुझे घूर रहे थे। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। कौन हो तुम? उनमें से एक ने सवाल किया। इंसान, क्या नजर नहीं आता? मैंने जवाबन कहा। यहाँ क्यों सो रहे थे? बस मुझे इस जगह पसंद आ गई, मैं मुस्कुरा कर बोला। उठो, उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैं किसी किस्म की जद्दोजहद का कोई इरादा नहीं रखता था। मैं तो खुद चाहता था कि मुझे किसी तरीके से हैंडरक तक पहुंचने का मौका मिल जाए। चुनाचे में उठ खड़ा हुआ। जी अब फरमाइए, मैंने तंदिया अंदाज में उस शख्स से कहा। चलो आगे बढ़ो, वो बोला और मैं बड़े सब्र सुकून के साथ उनके साथ चल पड़ा। कहाँ चलना है किबला? कुछ दूर चलने के बाद मैंने सवाल किया। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे क्या मैं आपको शक्ल से टट्टू मालूम होता हूँ? हमारी ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ ताउन करो। हम भी तुम्हें इज्जत से वहां ले जाना चाहते हैं जहाँ के बारे में हमें हदायत मिली है। वहां चलकर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मुझे मंजूर है और इस इज्जत अफजाई करिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि वो कोई गलत जगह नहीं होगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद हम एक इमारत में दाखिल हो गए। इमारत बहुत शानदार थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उस कमरे में दाखिल हो गया जिस तरफ इशारा किया गया था। किसी शानदार इमारत का ड्राइंग रूम जिस कदर उम्दा हो सकता था, इतना ही उम्दा ये ड्राइंग रूम था। इंतहाई नफीस फर्नीचर से पूरी तरह आरास्ता। मेरा लिबास बेहद खराब था, लेकिन मैं इत्मीनान से एक कीमती सराहने पर बैठ गया। जाहिर है ये लोग मुझे यहाँ लाए थे तो किसी न किसी से मुलाकात भी होना ही थी। ड्राइंग रूम में एक दरवाजा भी था जिस पर मोतियों की लड़ी लटक रही थी। मैंने सोफे की पुश से गर्दन टिका दी। थोड़ी देर बाद पर्दा हटाकर कोई अंदर दाखिल हुआ और मैंने आंखें खोलकर देखा वो फरहाना थी। मुझे हैरत जरूर हुई थी उसे देखकर, लेकिन चूंकि उसके बारे में डैनी ने कुछ इंकशाफात किए थे इसलिए मेरे ज़हन को शदीद झटका नहीं लगा। ताहम मुझे डैनी को महफूज रखने के लिए मसनूई हैरत का मुजाहरा करना था। चुनाचे मुँह चलकर खड़ा हो गया। फरहाना के होंठों पर सुबह सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो आगे बढ़कर मेरे करीब आ गई। शहबाज, मैं तुम पर नाज करती हूँ। फरहाना, तुम यहाँ? मैंने शदीद हैरत का मुजाहरा किया, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर सोफे पर मेरे साथ बैठ गई। हाँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। चंद लम्हों के सुकूत के बाद उसने कहा, ये जजीरा, मेरा मतलब है ये तो हमारे दुश्मनों का जजीरा है। तुम्हें मालूम है कि? हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है और मैं यहाँ गैर मुतमईन नहीं हूँ। इत्मीनान से बैठो, यूं समझो तुम्हारी परेशानी के दिन खत्म हो गए हैं। मैं तुम पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मैं सारी जिंदगी तुम ही जैसे बहादुर की तलाश में सरगर्दा रही हूं और तुम मुझे बहुत देर से मिले हो। काश तुम मुझे पहले मिल जाते। फरहाना, तुम नहीं जानती कि मैं कैसी कैसी ज़हनी अज़ियतों से गुजरा हूं और मैंने तुम्हारे लिए। मैं सब जानती हूँ शहबाज, ये भी जानती हूँ कि इतनी तकलीफ से गुजरने के बावजूद तुमने मेरा मफाद अजीज रखा और मेरे खिलाफ कोई बात नहीं की। मुझे सब मालूम है। तुम इस जजीरे के बारे में भी कुछ जानती हो? हाँ, सब कुछ। तुम जरा हुलिया ठीक कर लो, उसके बाद नाश्ते की मेज पर बैठकर बातें करेंगे। आओ, ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मैंने भी उसकी तकलीद की। मुझे लिए हुए वो अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गई और फिर एक रायदारी तय करके दूसरे कमरे में चली गई जहाँ मुलहिका बाथरूम मौजूद था। प्लीज शहबाज, उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया। बाथरूम बेहद कुशादा और जदीद तर्ज का था। वहाँ मेरे लिए एक नहायत उम्दा स्लीपिंग सूट और इंतहाई नफीस किस्म का गाउन लटका हुआ था। मैंने गर्म पानी का शावर खोल दिया। फिर आईने में अपना चेहरा देखकर हंसी आ गई। मैंने नहायत कामयाब अदाकारी की थी और अब उसके बगैर मजीद अदाकारी की जरूरत नहीं थी। चुनाचे मैं बहुत देर तक गुस्ल करता रहा और हालात के नए मोड़ पर सोचता रहा। बाहर कमरे में फरहाना मौजूद थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, नाश्ता तैयार है, चलो। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा।
फिर हम दोनों नाश्ते के कमरे में आ गए। बड़ी शानदार मेज सजी हुई थी और उस पर लजीज तरीन नाश्ता मौजूद था। फरहाना आगे बढ़ बढ़कर मेरी तवाज़े कर रही थी और मैं इसी दौरान संजीदा और खामोश रहा था। फिर नाश्ते से फारिग होकर फरहाना ने कहा, अब तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे सवालात का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस जजीरे पर तुम्हारी मौजूदगी क्या मायने रखती है और तुम यहाँ इस कदर मुतमईन हो जबकि हेंड्रिक तुम्हारा दुश्मन है? अगर मैं ये कहूँ शहबाज कि मैंने अब तक तुमसे झूठ बोला है और तुम्हें गलत फहमियों में रखा है, तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे? झूठ बोला है, गलत फहमियों में रखा है? मैंने खुद कलामी के अंदाज में आहिस्ता से कहा, हाँ शहबाज, ब्लैक पोल का नाम सुना है कभी? नहीं, ये क्या है? मैंने सवाल किया। एक इसराइली तंजीम है जो फलस्तीनियों के खिलाफ बनाई गई है, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात काम कर रही है। हमें जिस कदर जानी और माली नुकसान पहुंच रहा है उसने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। तुम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि फलस्तीनी तंजीमों ने हमें किस कदर नुकसान पहुंचाया है। जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। अपनी बका के लिए हम दिन रात सरगर्दा हैं और मुझे 1 मिनट फरहाना, 1 मिनट, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ये हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? मैं नस्लन यहूदी हूँ शहबाज, मार गया, मैं इसराइल की बका की ख्वाह हूँ। ओह, तो तुम, मेरा मतलब है फरहाना, हाँ, ये नाम मुझे मजबूरन इख्तियार करना पड़ा है। मैं जानती हूँ तुम मुसलमान हो, लेकिन ये बात भी साबित हो चुकी है कि तुम इंतहा पसंद जुनूनी नहीं हो। क्या मेरा ये ख्याल गलत है? आगे कहो मार गया, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है। मुझे तुम्हारी हैरानी का एहसास है। मिस्टर हेंड्रिक ब्लैक मोल तंजीम के सरबराह हैं और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। तुम उस तंजीम की सेक्रेटरी हो? हाँ, मैं सरगर्म रुकन हूँ। स्मगलर की हैसियत से मैं अपने हल्के में मशहूर हूँ, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ या मिस्टर हेंड्रिक कि हम लोग क्या चीज़ स्मगल करते हैं। बज़ाहिर हम दोनों एक दूसरे के उरीफ हैं, लेकिन हमारे मकासद एक है। कमाल है मार गया, मैं सोच भी नहीं सकता था, बात ही अकल में नहीं आ रही। और वो डैनी मार्च स्मिथ का मामला, डैनी भी तंजीम की एक रुकन है, हमारे लिए काम करती है। तुम उसे 5वें दर्जे की रुकन समझ लो। बैरूत में हमने ऐसे जाल फैला रखे हैं कि लोग बस हमें स्मगलर ही समझते हैं और कहते हैं कि स्मगलरों के चंद गिरोह आपस में सरबे गिरबां हैं, लेकिन दर पर्दा हम सब एक हैं। हमें हमेशा आला दर्जे के कारकुनों की तलाश रहती है। बेशुमार नौजवान जिनका ताल्लुक किसी तरह भी इसराइल से नहीं है हमारे लिए काम कर रहे हैं। मुझे माफ करना शहबाज, पहले तो मैं तुम्हारी दलेरी से मुतासिर थी और तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हो गई थी। मैं जिद्दी किस्म की औरत हूँ। तुमने मेरी मुलाजमा को दुदकार दिया तो मेरे सर के जज्बे उभर आए। मैं तुम्हें बेहोश करके वहां से उठवा लाई, लेकिन तुम मुझे फरेब देकर निकल गए, जिससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक और ख्याल पैदा हो गया। फरहाना या मार्गिया को चोट देने वाला मामूली आदमी नहीं हो सकता। बाद में ये बात साबित हो गई कि वो सिर्फ इत्तेफाक था। बहरहाल तुम्हारी दलेरी चालाकी मुझे पसंद आई थी। मैंने सोचा मुमकिन है तुम मेरे लिए कारआमद साबित हो और मैंने तुम्हें चेक करना शुरू कर दिया। तुम बेहतरीन लड़ाका साबित हुए और उसके साथ ही एक काबिल एतमाद दोस्त भी। तुमने डैनी मार्च की पेशकश ठुकरा दी और रकम भी तुमने कबूल नहीं की जो एडवांस के तौर पर वो तुम्हें दे रही थी। इस तरह कदम कदम पर तुम अपनी अजमत के स्तून नस्ब करते रहे और मेरे दिल में तुम्हारी कदर कीमत बढ़ती रही। पहले मेरे ख्याल था कि मैं तुम्हें अपना रुकन बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सलाहियतें देखकर मैंने तुम्हारे शायान शान मकाम दिलवाने का फैसला किया और मिस्टर हेंड्रिक से तुम्हारे बारे में बात की। मिस्टर हेंड्रिक ने हुक्म दिया कि तुम्हें सान बरले से ले आया जाए। बाद के इम्तहानात मिस्टर हेंड्रिक के थे और जो रिपोर्टें उन्हें मिली उनके तहत उन्होंने ये बात खुलकर कह दी कि तुम एक काबिल एतमाद इंसान हो। जो शख्स सिर्फ एक दोस्त के लिए इतनी अज़ियतें बर्दाश्त कर ले, उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। चुनाचे आज तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो गया, मार्गिया ने कहा और मुस्कुराने लगे। खुदा की पनाह, ये इम्तिहान था, यकीन नहीं आता मार्गिया। इसके लिए मैं तुमसे माजरत ख्वाह भी हूँ, मार्गिया ने कहा। बहरहाल तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया है? तुम्हें ब्लैक पोल में एक अहम दर्जा दिया जाएगा। मैं मिस्टर हेंड्रिक से इस बारे में बात कर चुकी हूँ, आज तुम्हें उनके सामने पेश कर दूंगी। क्या मैंने तुम्हारे बारे में सही फैसला किया है शहबाज? इसका फैसला भी तुम ही करो फरहाना। मैं तो तुम्हें मार्गिया कहते हुए भी उलझता हूँ। मैं तुम्हें फरहाना के नाम से ही पुकारूंगा। जरूर शहबाज, मैं तो तुम्हारे बारे में फैसला कर ही चुकी हूँ, लेकिन बस एक खटक है मेरे दिल में। वो क्या? तुम्हारे ज़हन में कोई नस्ली मसला मौजूद तो नहीं है? तुम समझते हो ना कि तुम्हें फलस्तीनी गोरिल्लों के खिलाफ काम करना होगा। मैंने इन तमाम बातों के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम इस ख्याल को अपने ज़हन से निकाल दो। वो बहुत मसरूर थी और मैं दिल ही दिल में इन शैतानों के बारे में सोच रहा था। मेरे ज़हन में बहुत से मंसूबे बन बनकर बिगड़ रहे थे। फरहाना के बारे में तंजीम के बड़ों की तशवीश किस कदर दुरुस्त थी। वो सिवनी मकासद की एक बड़ी रुकन थी, लेकिन उनके ज़हन में हेंड्रिक नहीं था। मैंने उससे बड़ा शैतान दरियाफ्त कर लिया था और अब उस शैतान के खिलाफ एक खौफनाक मुहिम दरपेश थी और मैं उसकी तमाम शक्लों के साथ जहन्नम रसीद करने का उसे फैसला कर चुका था। बैरूत में उसके जाल को तोड़ देना चाहता था। अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो तंजीम के लिए ये मेरा पहला नजराना होगा।
मगर इस सिलसिले में एक तवील ज़हनी और जिस्मानी सफर दरकार था। मैं जानता था कि यह सब कुछ आसान नहीं था। मेरे मद्दे मुकाबिल अहमक नहीं थे। वो इतना बड़ा काम कर रहे थे तो उनकी अपनी सलाहियतें भी कुछ ना कुछ जरूर होंगी। फरहाना या मार्गिया अपनी खुशियों का इजहार करती रही। डिनर पर मुझे हेंड्रिक के सामने पेश होना था। उस शख्स के बारे में मेरे ज़हन में अजीबो गरीब ख्यालात थे। मार्गिया कई घंटे तक बातें करती रही। दोपहर के खाने के बाद उसने मुझे आराम करने की हदायत की और कहने लगी, मुझे एहसास है कि ये वक्त तुमने निहायत तकलीफ के आलम में गुजारा है। अब तुम आराम कर लो ताकि चाको चौबंद हो जाओ। शुक्रिया मार्गिया, मैंने कहा और मार्गिया खुदा हाफिज कहकर चली गई। तन्हाई में मैं बहुत से मंसूबे बनाता रहा और फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा, जिसमें मुझे कामयाबी हो गई। शाम को मैं 7 बजे के करीब जागा था। घड़ी देखकर हैरान हो गया और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम से बाहर आया तो एक जानी पहचानी शक्ल सामने थी जो फरहाना का पैगाम लेकर मेरे पास आई थी। तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पहचान लिया मुझे? वो भी मुस्कुरा दी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? गोयल मैनरू। मैंने तुम्हें मार्गिया की कोठी में नहीं देखा था। क्या तुम वहां ही रहती हो? पहले रहती थी, फिर बाद में मुझे यहाँ तलब कर लिया गया, गोयल ने जवाब दिया और मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें मेरी पेशकश याद है गोयल, जब तुम फरहाना का पैगाम लेकर मेरे पास पहुंची थी? उस वक्त मैंने फरहाना से अपनी नापसंदीदगी और तुम्हारी पसंदीदगी का इजहार किया था। मेरी वो पेशकश अब भी बरकरार है। क्या तुम इसे कबूल करोगी? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना मेरी मजाल नहीं कि खातून फरहाना के रास्ते में आने की कोशिश करूं। गोयल ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और मैं हंसने लगा। चंद लम्हे ठहर कर वो बोली, मैं आपके लिए ये लिबास लाई हूँ, बराए करम जल्दी तैयार हो जाए। खातून फरहाना ने मुझे हदायत की थी अगर आप जाग गए हों तो आपको बता दूं कि ठीक 8:30 बजे आपको हेंड्रिक से मुलाकात करनी है। तुम किस कदर संजीदा हो गई गोयल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा और सर झुकाए बाहर निकल गई। मुझे उसकी संजीदगी पर हंसी आ गई थी और उसके साथ ही वो वक्त याद आ गया था जब उसने मुझे सुहाना में खातून फरहाना का पैगाम दिया था और मेरे मजाक ने उसकी रंगत बदल दी थी। उस वक्त भी उसकी यही कैफियत हुई थी। बहरहाल 8:30 बजने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा था। मुझे एक मुश्किल मरहले से गुजरना था। चुनाचे इन फजूलियात में ज़हन खपाने से कोई फायदा नहीं था। मैंने इस खूबसूरत लिबास को देखा। आला किस्म के कपड़े का सूट था, कमीज थी, टाई थी, जूते थे। यकीनी तौर पर फरहाना ने अपने म्यार का सबूत दिया था। मैं ज़ईफ दोशीज़ा के तसव्वुर में उलझा हुआ लिबास तब्दील करने लगा। मुझे हैरत थी कि मेरी जिसामत के ऐन मुताबिक सूट था। सूट पहनकर मैंने खुद को आईने में देखा और मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। मैं जैसे ही बाहर निकला एक मुलाजिम पर निगाह पड़ी, वो इसी तरफ आ रहा था। मुलाजिम मुझे देखकर ठिठक गया। मैंने उससे पूछा, मैडम मार्गिया कहाँ है? वो जनाब ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, क्या मैं उन्हें आपके बारे में इतला दे दूं? कोई और भी है उनके साथ? मैंने सवाल किया। जी नहीं, कोई नहीं है। तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मुझे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दो, मैंने कहा और मुलाजिम ने ड्राइंग रूम तक मेरी रहनुमाई की। मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही मार्गिया मौजूद थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और फिर उसके चेहरे पर बहुत से रंग बिखर गए। वो मेरे नजदीक पहुंच गई और बहुत गौर से मुझे देखने लगी। मार्गिया, तुम्हारी ये हरकतें मुझे पागल कर देंगी। मैंने कहा, क्यों? उसने शौक लहजे में पूछा। बस मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। शहबाज, तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम कैसे लग रहे हो। मैं अपने सही जज्बात का इजहार नहीं कर सकती। मोहतरमा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मिस्टर हेंड्रिक से मुलाकात के वक्त का तयन कर लिया आपने या किसी भी वक्त? ओ नहीं, ठीक है, हेंड्रिक से मुलाकात के बाद हमारी नशिस्त होगी। मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हूँ तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे अंदाजा है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। लहजे का फर्क किस कदर अजीब होता है। मैंने जिस लहजे में ये बात कही थी, अगर फरहाना या मार्गिया इस पर गौर कर लेती तो चौंक पड़ती, लेकिन उसने गौर नहीं किया था। हम दोनों ड्राइंग रूम से निकल आए। हमें किसी दूसरी इमारत में पहुंचना था और उसके लिए कार मौजूद थी। जिस इमारत में हम पहुंचे वो भी आलीशान थी। मेरा ख्याल है जजीरे की सबसे उम्दा इमारत होगी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये जजीरे के शहनशाह की इमारत थी और अब मैं उस शहनशाह के हुजूर पेश हो रहा था। इमारत की आराइश और नफासत काबिल दीद थी। बहुत से रास्तों से गुजरते हुए बिलाकर हम उस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गए जहां हेंड्रिक मौजूद था। मैंने पहली बार उस शख्स को देखा, पादरियों की मानद चोगा पहने हुए और पादरियों ही की तरह एक लंबी टोपी सर पर लगाए हुए, घनी दाढ़ी जो चेहरे की मुनासिबत से कुछ बेजोड़ मालूम होती थी। हेंड्रिक की आंखों में अजीब सी गहराई थी और हकीकत उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत देखकर कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि ये इस कदर खौफनाक चीज होगा। मैं उसे देखकर वाकईतन हैरान रह गया। हेंड्रिक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद, उसकी गूंजदार आवाज उभरी और मैंने गर्दन खम कर दी। बैठो दोस्त, मार्गिया तुमसे बहुत मुतासिर है और तुम्हारे बारे में इतनी बातें कर चुकी है मुझसे कि अब तुम्हारी शख्सियत मेरे लिए अजनबी नहीं है। बैठो। उसने हाथ से इशारा किया और मार्गिया मुस्कुराती हुई
मेरे साथ सोफे पर बैठ गई। वो हमसे चंद गज के फासले पर एक लंबी स्याह मेज के पीछे जा बैठा था, जिस पर तरह तरह की चीजें रखी हुई थी, जिनके बारे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या है। बैठने के बाद उसने सामने रखे हुए आले का एक बटन दबाया और मेज की सतह पर देखने लगा। चंद लम्हों तक निगाहें जमाए देखता रहा और फिर पुरसुकून अंदाज में बटन ऑफ कर दिया। दरअसल मुझे मोहतात रहना पड़ता है, हेंड्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारे चेहरे का इम्तिहान लिया था कि कहीं इस पर कोई मेकअप तो नहीं है, देखना पसंद करोगे? वो बोला और मुस्कुराता हुआ उठ गया। उसने मुझे अपने नजदीक आने का इशारा किया, चुनाचे मैं पूरे एहतराम के साथ उसके नजदीक जा खड़ा हुआ और उसने दोबारा बटन ऑन कर दिया। इस बार उसने फरहाना को फोकस किया था। फरहाना का चेहरा मेज के शीशे के नीचे लगे हुए स्क्रीन पर नुमाया हो गया। तब हेंड्रिक की आवाज उभरी। अगर उसके चेहरे पर मेकअप होता तब भी इस शीशे में उसे हम असल शक्ल में देख सकते हैं। मैं फिल वक्त तुम्हें उसका तजर्बा करके नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर कभी सही। ओह बलाशुबा ये नायाब चीज है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। इससे भी नायाब चीजें तुम्हें यहाँ मिलेंगी, बैठो, हेंड्रिक ने कहा और मैं दोबारा उसी सोफे पर जाकर बैठ गया। इस बात से कम तुम ये अंदाजा लगा चुके होगे शहबाज कि मैं एक मोहतात आदमी हूँ और अपने गिरदो पेश से पूरी तरह बाखबर रहना चाहता हूँ। यकीनन मार्गिया तुम्हें बता चुकी होगी कि हमारा असल मिशन क्या है, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम शहबाज होने के बावजूद हमारे लिए काम करने पर तैयार हो। क्या इस बात का कोई माकूल जवाब दे सकोगे? जी हाँ जनाब, दरअसल मैं पैदा लिबनान में हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ मुझे जिंदगी की वो सहूलतें ना मिल सकी जिनकी हर इंसान को जरूरत होती है। तवील अरसे में उन आवारा गर्दों के साथ रहा जो हप्पी कहलाते हैं। मैं उनके ख्यालात से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। वो इंसान की आज़ादी के अलमदार हैं। उनका ख्याल है कि इंसान पर बेपनाह बोझ लाद दिए गए हैं, ऐसे बोझ जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बोझ अगर जिंदगी की कुछ आसाइशें मुहैया कर देते तो शायद इन्हें कबूल करने के लिए इंसान बखुशी तैयार हो जाते, लेकिन ये सारे अफकार व ख्यालात सिर्फ इखलाकी हैसियत रखते हैं और इखलाकी हैसियत किसी भी दीन किसी भी मज़हब में हो सकती है। चुनाचे मैंने उनके अफकार से मुतासर होकर अपने ज़हन को एक खास सिमत में मोड़ दिया है। मेरा नाम शहबाज है, फ्रैंक या जॉन भी हो सकता था, लेकिन मैं इंसानी ज़रूरतों की बरतरी को तस्लीम करता हूँ और यही मेरा मसलक है। मैंने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को इस हद तक तैयार किया है कि दुनिया में अपना मकाम बना सकूँ। मुझे बेपनाह दौलत की आरज़ू नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बहुत बड़ा सनतकार बन जाऊँ, एक बहुत बड़ा सरमायादार कहलाऊं और किसी जगह मुंजमद होकर जिंदगी को घसीटता रहूं। मैं मुतहर्रिक रहना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि जब तक जिंदा रहूं हाथ पांव हिलाकर अपने लिए बेहतर जिंदगी फराम करता रहूं, और जब कमजोर हो जाऊं तो जिंदगी के उस मरहले के बारे में गौर करूं। बस ये मेरा उसूल है और इस उसूल के लिए मैं अमल करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरा ख्याल है मेरी इन बातों से आपने मेरे बारे में अंदाजा लगा लिया होगा। यकीनन दोस्त, न सिर्फ अंदाजा लगाया है बल्कि तुम्हारी इन ख्यालात से मुतासिर भी हुआ हूँ, हेंड्रिक ने जवाब दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब, मैंने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा। ब्लैक पोल के बारे में मार्गिया तुम्हें बता चुकी होगी। जी हाँ, पहले मैं इस तंजीम से कतई अजनबी था, लेकिन खातून मार्गिया ने मुझे इससे रोशनास करा दिया है। क्या ख्याल है, क्या ब्लैक पोल के मकासद के लिए तुम काम कर सकोगे? हेंड्रिक ने पूछा। यकीनन मैं उसके लिए खुलूस दिल से तैयार हूँ। अलबत्ता मैं अपनी सफाई में चंद अल्फाज भी कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर। जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं मिस्टर हेंड्रिक कि मैं किसी भी सिलसिले में जज्बातियत का कायल नहीं हूं। ब्लैक पोल के एक रुकन की हैसियत से जो खिदमात मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी अंजामदही मेरा फर्ज होगा और उसके इवज मुझे बेहतर जिंदगी फराम करना आपकी जिम्मेदारी है और आप जब चाहें मेरे इस पुरखुलूस दावे को आजमा सकते हैं। बस इससे ज्यादा हम कुछ चाहते भी नहीं। दरअसल शहबाज, मेरे पास ऐसे शानदार कारकुन मौजूद हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जिस्मानी कुव्वत और मार्शल आर्ट्स में आपका कमाल देख चुका हूँ। बेशक आप उन लोगों पर भारी रहे जो मेरे बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफराद थे। आपकी ज़हनी बरतरी का अभी तक कोई अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन मेरा ख्याल है आप जिस तरह इस जजीरे पर मसरूफ़ अमल रहे हैं उससे कम अज़ कम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी ज़हनी कुव्वतें हमारे लिए बेहद मुफीद साबित होंगी। खैर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे पास ऐसे कारकुन मौजूद हैं जो मुल्की सियासत तक बदल देने की कुदरत रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस बात का आरज़ूमंद रहा हूँ कि ब्लैक पोल में हर ज़हीन आदमी अपनी जगह संभाल ले और मैं किसी भी ज़हीन और आला कारकर्दगी के मालिक शख्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। आपसे मैंने एक खास काम लेने का फैसला किया है, क्या आप उसकी तफसील सुनना पसंद करेंगे? जरूर जनाब, मैं आपके खादमों में से एक अदना खिदमतगार हूँ। मैंने कहा। मार्गिया बेहद मुतमईन नजर आ रही थी। अगर पहले उसके दिल में मेरे लिए कोई इज़्तिराब होगा तो अब नहीं रहा था। हेंड्रिक ने कहा। बैरूत के एक मखसूस खित्ते में फलस्तीनियों की बस्तियां आबाद हैं। आपको इसराइल और फलस्तीन के मामलात का इल्म होगा। हम इसराइल के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये फलस्तीनी आबादियां साजिशों का गढ़ है। आप जो कि उनके मजहब से ताल्लुक रखते हैं इसलिए आप उनके दरमियान क़याम कर सकते हैं। इन मामलात में आपकी मालूमात
आम लोगों से ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आप मुतवाज़न ज़हनी ख्यालात रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप उन आबादियों में रहकर हमें फ़लस्तीनियों के इक़दामात से आगाह करते रहें। आप अपनी खिदमात किसी भी तरह तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को सौंप दें और उनके साथ मिलकर काम करें, लेकिन दर पर्दा आप ब्लैक पोल के मेंबर होंगे। आपको हिदायत मिलती रहेंगी कि आपको क्या करना है। अलबत्ता उनके मकासद और उनकी मुहिम्मात से आप हमें आगाह करते रहें और यही आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके इवज़ जो चीज़ आपके तसव्वुर में आए वो आप हमसे तलब कर सकते हैं। लिबनान में बहुत आला ज़िंदगी आपको फराम की जा सकती है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप रिहाइश इख्तियार करना चाहे तो वहाँ आपको सारी आसाइशें फराम की जा सकती हैं, मगर शर्त यही है कि आपको 7 साल तक ब्लैक पोल के लिए काम करना होगा। 7 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी और उसके बाद आप अपनी पसंद की जगह जाकर आबाद हो सकते हैं। इस मुकर्रर मुद्दत के बाद आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेगी। इन सालों में आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो आपके पसंदीदा मुल्क के बैंकों में आपके नाम से जमा होता रहेगा और ये मुआवजा इतना होगा कि दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्या ये एक बेहतर पेशकश नहीं है? बलाशुबा ये एक शानदार पेशकश है, मैंने जवाब दिया और हेनरिक ने मुस्कुराती हुई निगाहों से फराना की जानिब देखा। आप कुछ और चाहती हैं मैडम मार्गिया? नहीं जनाब, मैं बस आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मार्गिया ने जवाब दिया। और हम भी आपके बेहद ममनून हैं कि आपने ब्लैक पोल को एक बेहतरीन मेंबर दिया है। आइए अब खाने का वक्त हो गया है, हमें डिनर टेबल तक चलना चाहिए, हेनरिक ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। पुरतकल्लुफ मेज पर हम तीनों के अलावा कोई चौथा फर्द नहीं था। डिनर के बाद हेनरिक ने पुरखलूस अंदाज में पेशकश की, अब आप लोग आराम करें, मिस्टर शहबाज अभी कुछ दिन यही रहेंगे और उसके बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बता दी जाएंगी। बहुत बेहतर, अब हमें इजाजत है? मार्गिया ने सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हेनरिक ने पुरजोश अंदाज में कहा। वैसे उसने मुझसे मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, मैंने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की और हम दोनों वहां से निकल आए। हमारी वापसी भी उसी कार के जरिए हुई थी। मार्गिया बेहद मसरूर नजर आ रही थी। आकर वो मुझसे मुखातिब हुई, तुम इस बात का ख्याल मत करना कि हेनरिक ने तुमसे मुसाफा नहीं किया, वो किसी से मुसाफा नहीं करते। क्योंकि क्या मतलब? मैंने मार्गिया को बगौर देखते हुए कहा। क्योंकि उनके हाथ मसनूई हैं। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। हाँ, मशीनी हाथ। हेनरिक के दोनों हाथ किसी हादसे में कट गए थे और उनकी जगह उन्होंने मसनूई हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये मसनूई हाथ एक बहुत बड़े मुल्क में तैयार किए गए हैं और वो इनसे हर तरह का काम ले सकते हैं। ओह, मैंने हैरान होते हुए कहा। वैसे मिस्टर हेनरिक काफी पुरस्कार आदमी मालूम होते हैं और उनका ज़ाहिरी हुलिया भी अजीब है। हाँ, इस शख्स की पूरी शख्सियत ही अजीब है। मेरे ख्याल में इसके इंतहाई करीबी लोगों को भी ये बात नहीं मालूम होगी कि दर हकीकत वो क्या है। बहरहाल वो बेहद ज़हीन इंसान है, अजीबो गरीब सिफात का मालिक, मार्गिया ने जवाब दिया। दूसरी सुबह हम दोनों नाश्ते से फारिग होकर ड्राइंग रूम में बैठे गुफ्तगू कर ही रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मार्गिया ने रिसीवर उठाया। हेलो, उसने कहा और फिर मुअद्दब होगी। जनाबे वाला कोई हुक्म? उसने कहा और फिर दूसरी तरफ से आवाज सुनती रही। यकीनी तौर पर यह हेनरिक का टेलीफोन होगा। मार्गिया के चेहरे के तासरात यही बता रहे थे। फिर मैंने उसके चेहरे पर फीकापन देखा, वो किसी कदर परेशान हो गई थी। फिर भी दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनती रही और फिर उसने थकी हुई आवाज में कहा, बहुत बेहतर जनाब, मैं हुक्म की तामील करूंगी। बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया। उसने टेलीफोन रख दिया, लेकिन उसका चेहरा उतर गया था। उसने उदास नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर नीम जाम मुस्कुराहट के साथ बोली, सॉरी डियर, हम कुछ दिन के लिए अलहदा हो रहे हैं। क्यों? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मुझे हुक्म मिला है कि मैं बैरूत चली जाऊं, कुछ जरूरी काम मेरे सुपुर्द किए गए हैं। मिस्टर हेनरिक का फोन था? मैंने सवाल किया। जाहिर है मुझे अहकामात देने वाले मिस्टर हेनरिक ही हो सकते हैं। खैर छोड़ो, मुझे अब से ठीक 1 घंटे के बाद रवाना हो जाना चाहिए। एक लॉन्च मुझे लेकर जाएगी। लेकिन ये सब कुछ गैर मुतवक्के हुआ है शहबाज। मेरा तो ख्याल था कि इतने तवील अरसे तक तुमसे जुदा रहने के बाद अब अच्छा वक्त गुजरेगा। तुम्हें तनाव छोड़ने को जी नहीं चाहता। यकीन करो कि मैं जिंदगी में जितनी तुमसे मुतासिर हुई हूँ और किसी से नहीं हुई। सॉरी मार्गिया, मुझे भी अफसोस है। नहीं डियर, तुम परेशान बिल्कुल ना होना। मैं यहाँ तमाम लोगों को हदायत कर जाऊंगी कि वो तुम्हारा खास ख्याल रखें। हाँ, तुम्हें तनाई का एहसास जरूर होगा। मैंने उस पर एक नजर डाली और मुस्कुराने लगा, लेकिन दिल ही दिल में मैं दांत पीस रहा था और कह रहा था, तुम्हारा जलील बुढ़ा तो मेरे लिए इंतहाई काबिल नफरत है। अगर तंजीम ये काम मेरे सुपुर्द ना करती और मैं उसे अपना फर्ज ना समझता तो मैं एक यहूदी औरत की तरफ देखना भी गवारा ना करता। तूने तो मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा ख्वाब मुझसे छीन लिया है। मेरे ज़हन में तो औरत का तसव्वुर ही अजीब था। तेरी जहरीली मुस्कुराहटों और फरेबकार कैकों ने मेरी उस तसव्वुराती औरत को हिलाक कर डाला। फिर भी ये नफरत भरे अल्फाज में मार्गिया से ना कह सका। अलबत्ता उसकी दिलजोई के लिए जबरन झूठ बोलता रहा। मार्गिया अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गई थी।
फिर वो मुझे साथ लेकर समंदर के किनारे तक गई। एक ड्राइवर भी साथ था। समंदर के किनारे एक खूबसूरत लॉन्च मौजूद थी जो रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। मार्गिया ने मुझे खुदा हाफिज कहा और लॉन्च पर चली गई। फिर देर तक वो लॉन्च की रेलिंग के साथ खड़ी हाथ हिलाती रही। मैं भी मजबूरन वहीं खड़ा हाथ हिलाता रहा और फिर कार में बैठकर वापस चल पड़ा। मार्गिया की अचानक रवानगी मेरे लिए किसी तरद्दुद का बायस तो नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब जो कुछ करना है इसमें काफी मुहतात होना पड़ेगा। मैं अपनी रिहाइशगाह पर वापस आ गया। गोयल बदस्तूर यहाँ मुकीम थी और मार्गिया की रवानगी से काफी खुश नजर आती थी, लेकिन मार्गिया का मामला दूसरा था। मैं उसका हुक्म मानने के लिए मजबूर था। अब ये तो एक अहमकाना बात होती कि मार्गिया के अलावा मैं किसी दूसरे के आगे अपना सर झुका देता। मैंने गोयल के साथ खुश रवैया इख्तियार किया। शाम की चाय पर उसने मुझसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। वो किसी कदर बुझ सी गई। फिर रात को उसने मुझे डिनर पेश किया। इसी दौरान कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया था। डिनर रूम से उठकर मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। 10:30 पौने 11 बजे तक मैं जागता रहा और फिर दरवाजा अंदर से बंद करके हेडलाइट जलाकर सोने के लिए लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजे थे जब मुझे अपने बेडरूम की अकबी खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। कोई उंगली से खिड़की का शीशा खटखटा रहा था। मैं चौंक पड़ा। ये कौन हो सकता है? गोयल अगर किसी बहाने कमरे में दाखिल होना चाहती तो वो यकीनन दरवाजा इस्तेमाल कर सकती थी। अकबी खिड़की की यह दस्तक मेरे लिए पूरे इसरार थी। ताहम मैं जल्दी से उठ गया। मैंने कमरे में तेज रोशनी की और उस खिड़की के पास पहुंच गया जिसमें सलाखें नहीं थी। मैंने खिड़की की चुटकी खोल दी। बाहर तारीकी फैली हुई थी और उस तारीकी में एक साया सा नजर आ रहा था। शहबाज, मैं डैनी हूँ, डैनी मार्श स्मिथ। एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। बराए करम जल्दी से लाइट बुझा दो, डैनी ने कहा और मैंने तेजी से पलटकर रोशनी गुल कर दी। डैनी खिड़की पर चढ़कर अंदर आ गई थी। अगर मुनासिब समझो तो ये हल्की रोशनी भी बुझा दो और जरा भी तेज आवाज में मत बोलो। मुमकिन है कोई हमारी गुफ्तगू सुन ही ले और हम कबल अज़ वक्त किसी मुसीबत में फंस जाए। मैंने उसकी हिदायत पर भी अमल करना मुनासिब समझा। डैनी की आमद मेरे लिए बड़ी ताज्जुब खेज थी और वो भी इस अंदाज में। डैनी ने अंदर दाखिल होकर खुद ही खिड़की बंद कर दी थी और फिर हम दोनों आगे बढ़कर सोफों पर बैठ गए। शहबाज, मेरी दरख्वास्त है कि तुम मेरी नीयत पर कोई शक न करना। मैं इस वक्त अपनी जान का खतरा मोल लेकर तुम तक पहुंची हूँ। यकीनन डैनी, मैंने घबराए हुए लहजे में कहा। देखो शहबाज, बाज़ औक़ात इंसान आंखें बंद करके भी एक दूसरे पर एतमाद कर लेता है, ख्वाह उसके नताइज बुरे ही क्यों ना निकले। तुम भी मेरी बात पर आंखें बंद करके एतमाद करो। मैं दिल से तुम्हारी दोस्त हूँ और मैंने तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा दी है, ख्वाह इसका नतीजा कुछ भी निकले। कोई खास बात है डैनी? मैंने कहा। हाँ शहबाज, मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दो, या फिर यूं करो कि जो सवालात मैं करूं उनके मुझे सही जवाब दे दो। डैनी ने कहा। हाँ पूछो। क्या तुम्हारा नाम अली यार खान है? डैनी ने सवाल किया और मेरी हालत गैर हो गई। डैनी को यह बात कैसे मालूम हो गई थी? उसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने अपने असाब पर काबू पाते हुए कहा, क्या कह रही हो डैनी? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। प्लीज शहबाज, जल्दी से बता दो, वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। मैं नहीं कह सकती कि किसी ने मुझे यहाँ आते हुए देखा है या नहीं, लेकिन इसके इम्कानात भी हो सकते हैं। ये जजीरा साजिशों का जजीरा है। यहाँ हर शख्स पर पूरी पूरी निगाह रखी जाती है, ख्वाह वो हैंड्रक का कितना ही वफादार क्यों ना हो। हैंड्रक शैतान सिफ्त इंसान है। वो शायद दुनिया में किसी पर भी एतबार नहीं करता। इससे कबल कि हम राजदारियों का शिकार हो जाएं और ये कीमती वक्त गुजर जाए, तुम मुझे मेरी बातों का जवाब दो। हाँ डैनी, मैं अली यार खान ही हूँ। अमेरिका से ताल्लुक रहा है तुम्हारा? मेरा मकसद है कि अमेरिका में जेर तालीम रहे हो। हाँ, मैंने जवाब तो दे दिया, लेकिन दिल की कैफियत खुदा ही बेहतर जानता था। पूरे बदन में सनसनी फैली हुई थी। फिर तो यकीनन तुमने ओलिव हावर्ड नामी शख्स का नाम भी सुना होगा, जो CIA का एक सरगर्म रुकन है। डैनी ने कहा और मैं बिल्कुल ही नढाल हो गया। मुझे सूरत हाल का अंदाजा होता जा रहा था। तब मैंने खुद को संभाल कर कहा, हाँ, ओलिव हावर्ड से मेरा गहरा ताल्लुक रहा है। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और मैंने ओलिव हावर्ड को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। इसका मतलब यह है कि मिस्टर हैंड्रिक को फराहम होने वाली इतलात बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्या अब तुम मुझे तफसील से कुछ नहीं बताओगी डैनी? मैंने सवाल किया। जरूर बताऊंगी शहबाज, जरूर बताऊंगी। सुनो, मार्गिया तुम्हें ब्लैक पोल में शामिल करने के लिए शदीद कोशिशें कर रही थी। वो तुमसे जरूरत से ज्यादा ही मुतासिर हो गई है। हैंड्रिक को उसने तुम्हारे बारे में तकरीबन राजी कर लिया था, लेकिन हैंड्रिक बहुत ही चालाक आदमी है। उसने तुम्हारी तस्वीर हासिल करके अपने एक मखसूस खुफिया शोबे को रवाना कर दी थी और तुम्हारे बारे में मुकम्मल मालूमात तलब की थी। तमाम रिपोर्टें दुरुस्त निकली, यानी तुम्हें किसी खास हैसियत से पहले कभी नहीं पहचाना गया था। लेकिन ये आखिरी रिपोर्ट जो मिली है उसने एकदम से हैंड्रिक के तासरात बदल दिए हैं। अगर मार्गिया यहाँ से रवाना कर दी गई होती तो यकीनी तौर पर उसे किसी बड़ी सजा से दो चार होना पड़ता। शाम को 4 बजे ये रिपोर्ट हैंड्रिक को मिली और इस रिपोर्ट में तुम्हारी तस्वीर के साथ दीगर तमाम तफसीलात भी दर्ज हैं।
इसे इत्तेफाक ही कहो। मैं उस वक्त शीशे के उस कैबिन के पीछे थी जिसकी दूसरी जानिब हेनरिक अपनी मखसूस मशीन पर कुछ काम कर रहा था। उसी वक्त एक शख्स एक फाइल लेकर हेनरिक के पास आया। ये फाइल सियोनी तहरीक के दुश्मनों की फाइल थी। सियोनी तहरीक के दुश्मनों की फाइल का रंग नारंगी होता है। उस शख्स के और हेनरिक के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो शीशे के कैबिन की दूसरी तरफ भी सुनी जा सकती थी। और जब तुम्हारा नाम लिया गया तो मैंने खुसूसी तौर पर तवज्जो शुरू कर दी। वो शख्स हेनरिक से कह रहा था, जनाबे वाला, मैंने एक खतरनाक शख्स की फाइल निकाली है। जो तस्वीर आपने खुफिया शोबे को रवाना की थी उनकी एक कापी मेरे पास भी मौजूद थी और इत्तेफाक से आज मेरी निगाह उस फाइल पर भी पड़ गई। जरा इसे मुलाहिजा फरमाइए। क्या बात है? हेनरिक ने उससे पूछा। शहबाज नामी शख्स जो आपके पास मौजूद है और जो मैडम मार्गिया की वसासत से आया है, वो दरअसल शहबाज नहीं बल्कि हमारा एक खास दुश्मन अली यार खां है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अमेरिका में उस शख्स ने बहुत से यहूदियों को कत्ल किया है। ये फाइल वो है जो मिस्टर ओलिव हावर्ड ने आपके पास रवाना की थी और इसमें आपसे कहा गया था कि अगर ये शख्स कहीं नजर आए तो इस पर न सिर्फ निगाह रखी जाए बल्कि इसे हलाक करने की कोशिश की जाए और बेहतर तो ये होगा कि अगर ये किसी तरह हाथ आ जाए तो इसे मिस्टर ओलिव हावर्ड के पास रवाना कर दिया जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेनरिक ने धाड़ कर कहा था और फिर उसने फाइल खोलकर सामने रख ली थी। मैं उसकी तमाम कैफियत का जायजा ले रही थी शहबाज। मेरा दिल तो बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहर सूरत मैंने हेनरिक के चेहरे के तासरात बदलते देखे। फिर उस शख्स ने उससे कहा कि वो जा सकता है। वो शख्स फौरन बाहर निकल गया। उस शख्स के जाने के बाद वो तकरीबन 1.5 घंटे तक उस फाइल की वर्क गर्दानी करता रहा था। फिर वो उठा और बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मुझे मौका मिल गया था। मैंने जान की बाजी लगाकर यह खतरा मोल लिया कि मैं खुद भी उस फाइल को देखूं। मैंने उस फाइल में तुम्हारी एक तस्वीर भी देखी है और तुम्हारे बारे में तमाम तफसीलात भी पढ़ी हैं। मुझे उसके बाद नहीं मालूम कि हेनरिक ने इस सिलसिले में क्या किया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें इन हालात से आगाह कर दूंगी, बशर्तिया कि तुम इस वक्त तक महफूज रहो। और उसके बाद मैं अपनी रिहाइश गाह पर गई और छुपती छुपाती यहाँ आ निकली। मैं नहीं जानती कि इस इमारत के गिर्द कितने अफराद का पैरा है और किस तरह तुम्हारी निगरानी की जा रही है, लेकिन शहबाज मैंने तुम्हें इन हालात से आगाह कर दिया है और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद कर सकूँ। डैनी मार्श के सनसनीखेज इंकिशाफात ने चंद लम्हात के लिए मेरे दिमाग को माउफ कर दिया था। कामयाबी के इस कदर नजदीक पहुंचने के बाद ये हालात मेरे लिए बड़े ही मायूस कुन थे। फौरी तौर पर कोई बात ज़हन में नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने डैनी मार्श स्मिथ से कहा, डैनी मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। यह हकीकत है कि मैं वही हूँ जिसका इल्म तुम्हें हो चुका है और यह भी सच है कि मैं सियोनी तंजीम का सख्त दुश्मन हूँ। मैं नहीं जानता कि इन हालात से वाकिफ होने के बाद तुम्हारे जज्बात मेरे लिए क्या होंगे, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ कि अगर जिंदा बच गया और तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हुई तो तुम मुझे अपने सबसे पहले करीबी दोस्तों में पाओगी। ये वक्त इन बातों का नहीं है शहबाज। कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे तुम महफूज रह सको। मैं जानती हूँ कि इसके बाद नतीजा क्या बरामद होगा। ठीक है डैनी, मगर मेरा मजहब मायूसियों और परेशानियों में घिरे हुए इंसान को बहुत बड़ा सहारा देता है। मुझे खुदा की ज़ात पर भरोसा है और यह भी यकीन है कि जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा गया है वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक बचाव की कोशिशों का सवाल है तो मैं इसमें कोताही नहीं करूंगा। इंसान मुसीबत में क्या नहीं करता, मगर एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मजीद तकलीफें देते हुए मुझे शदीद शर्म का एहसास हो रहा है। मजीद तकलीफों से तुम्हारी क्या मुराद है, मुझे बताओ, डैनी ने पुरखलूस लहजे में कहा। डैनी मुझे कहीं से एक मेकअप बॉक्स मिल सकता है जिससे मैं अपने चेहरे में कुछ तब्दीलियां पैदा कर सकूं, मैंने कहा और डैनी चौंक पड़ी। मैं तुम्हें फराहम कर सकती हूँ, मेरे पास मेकअप मौजूद है। क्या वाकई? मैंने दिलचस्पी से कहा। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी रिहाइश गाह तक जाकर वापस आना होगा। तुम अगर कहो तो मैं फौरन चली जाऊं। बस तुम मेरे लिए खुदा से दुआ करो कि मुझे मेरे इस मिशन में कामयाब करें। डैनी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा अब यहाँ रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या मतलब? हाँ डैनी, मुझे अब ये जगह छोड़ देनी होगी। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर तुम किस हैसियत से? मेरा मतलब है ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा। फिल वक्त इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम निगरानी करने वालों की नजरों से छुपते छुपाते यहाँ से निकल चलें। डैनी ने एक पिस्तौल निकालकर मुझे दिया और बोली, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें आर्जी सहारा दे सकती हूँ। हालांकि हेनरिक जैसे शैतान से हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि बिलाखिर उसका ज़हन मुझ तक पहुँच जाएगा। अगर तुम यहाँ से गायब होगे तो वो सोचेगा कि तुम्हारी गुमशुदगी के असबाब क्या हो सकते हैं और तुम्हें किन जराए से इतला मिली होगी। लेकिन शहबाज मैं तुम्हारे लिए ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। आओ जल्दी करो, उसने कहा और मैं तैयार हो गया। हम उसी खिड़की से बाहर आए। बाहर निकलते वक्त मैंने दरवाजा खोलकर एहतियातन बाहर झांक लिया था। वहाँ कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था।
खिड़की से उतरकर हमने खिड़की बंद कर दी थी और फिर रात की तारीकी में हम छुपते छुपाते उस इमारत से बाहर निकल आए। मैं इंतहाई मुस्तैद और मुताद था। मुझे भी शक था कि अगर हेनरिक को मेरे बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं तो फिर उसने मुझे आज़ाद ना छोड़ दिया होगा, बल्कि मेरी निगरानी की जा रही होगी। मुझे यह भी एहसास था कि मुमकिन है डैनी को इस इमारत में दाखिल होते हुए देख लिया गया हो, या फिर मुमकिन है हेनरिक की खुद एतमादी ने यह बात सोची ही ना हो कि उसे मेरी निगरानी की जरूरत है। उसे यकीन होगा कि इस जजीरे से किसी का निकलना नामुमकिन है और वो जिस वक्त चाहेगा चूहे की तरह पकड़कर मुझे अपने सामने तलब कर लेगा। खैर, सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन डैनी की रिहायशगाह तक पहुंचने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, वरना हमारी तमाम तर एहतियात भी हमें इस बात का एहसास नहीं दिला सकी थी कि कोई हमारा ताकुब कर रहा है। डैनी जिस वक्त अपने मकान में दाखिल हुई उसके बदन में हल्की सी कपकपाहट थी। वो जिस खौफनाक हालात का शिकार होने वाली थी उसका एहसास मुझे भी था, लेकिन मैं इस वक्त अपनी हमदर्दी का मुजाहरा करने के काबिल नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी की कतन परवाह नहीं थी, लेकिन तंजीम ने जो काम मेरे सपुर्द किया था और जिस कदर मालूमात में हासिल कर चुका था, अपनी जिंदगी गवा कर इन मालूमात को ज़ाया करना नहीं चाहता था। मुझे यकीन था कि मेरी मालूमात तंजीम के लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगी, हेनरिक जैसे शैतान से बचाव करने के काबिल हो जाएगी। डैनी मार्श स्मिथ मुझे अपने कमरे में ले आई। उसने चारों तरफ से दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए थे, लेकिन फिर भी हर आहट पर कान लगाए हुए थी। उसके साथ साथ उसने मुझे मेकअप भी फराम कर दिया था। मैंने बहुत उजलत में अपना चेहरा तो तब्दील कर लिया, लेकिन लिबास का मसला किसी तरह हल नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे यही लिबास इस्तेमाल करना पड़ा। डैनी की कैफियत ये थी कि कभी वो बाहर जाती थी और कभी अंदर आती थी। जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, शहबाज, तुम्हारी शक्ल तो वाकई तब्दील हो गई है। तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकेगा, लेकिन एक अजनबी इंसान की हैसियत से तुम इस जजीरे पर शिनाख्त कर लिए जाओगे और तुम्हारी गुमशुदगी उन्हें इस बात का यकीन दिला देगी कि तुम ही वो हो। उसके लिए मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा डैनी, फिल वक्त इतना काफी है। और सुनो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम खुद को पुरसुकून रखो और अब मुझे भूल जाओ। काश मैं तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता, मगर निहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। मेरे सिलसिले में अगर तुम पर शक भी किया जाए तो तुम किसी न किसी तरह उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करना। खुदा करे वो तुम पर शक ना ही करे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे शहबाज? उसने परेशानी के आलम में पूछा। मैं भी अपने दिफा की पूरी कोशिश करूंगा। अब इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि कुछ ना कर सकूं। तुम फिल वक्त मुझे अपने ज़हन से निकाल दो। तुम्हारी इस हमदर्दी के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग इस कदर करीब आ जाते हैं उनका शुक्रिया अदा करना उनकी मोहब्बत की तौहीन है। बहरहाल, खुदा हाफिज। मैंने डैनी के चेहरे पर अलविदाई निगाह की और वहां से निकल आया। फिलहाल कोई मंसूबा ज़हन में नहीं था। मेकअप का सामान मैंने अपने पास महफूज कर लिया था, ये मेरी अहम ज़रूरत थी। लेकिन ये रास्ता तय करते हुए दफातन मेरे ज़हन में एक ख्याल आ ही गया और मैं उछल पड़ा। यकीनन इस वक्त इससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी। चुनाचे मैंने वापसी पर उसी इमारत का रुख किया जिससे निकलकर डैनी के घर पहुंचा था। कुछ देर के बाद मैं उसी रास्ते उसी खिड़की के अंदर दाखिल हो गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने गहरी गहरी सांसें ली। ये नया ख्याल जो मेरे ज़हन में आया था किसी हद तक सूदमंद भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे एक इंसान को कत्ल करना पड़ता। मैंने दरअसल उस ड्राइवर का इंतखाब किया था जो मुझे और मार्गिया को लेकर साहिल तक गया था और फिर वहां से मुझे वापस लाया था। ये ड्राइवर उसी इमारत के एक हिस्से में मुकीम था। मुझे इस सिलसिले में मालूमात हासिल हो चुकी थी। चुनाचे मैंने फैसला किया था कि मैं फौरी तौर पर उस ड्राइवर का रूप धार लूं और इसी तरह वक्ती तौर पर तो जान बचाने में कामयाब हो जाऊं। बाद में जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर तक मैं ज़हनी कशमकश का शिकार रहा, लेकिन यहूदियों के किसी एजेंट को कत्ल करने में अब मुझे कोई झिझक नहीं हो सकती थी। मैंने अपने ज़हन को तसल्ली दी और नए मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। रात काफी गुजर चुकी थी और इमारत में हर तरफ गहरा सुकून था। इससे अंदाजा हो गया था कि वहां मेरी गुमशुदगी का किसी को पता नहीं चल सका। अभी तक हालात मेरे हक में थे। मैं पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आया और बेआवाज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तवील राहदारी से गुजरकर मैं इमारत के दूसरे हिस्से में आ गया। पूरी इमारत सुनसान पड़ी थी, इसलिए किसी दुश्वारी के बगैर मैं उस जगह पहुंच गया जो ड्राइवर की रिहायश गाह थी। अंदर मध्यम रोशनी हो रही थी और रात के सन्नाटे में ड्राइवर की खराटों की आवाज उभर रही थी। मैंने उसके कमरे के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। यहाँ जजीरे पर दरवाजा बंद करने का रवाज नहीं था, चुनाचे मैं आसानी से अंदर दाखिल हो गया। पहले मैंने एहतियात से ड्राइवर के सराहने तकिए के नीचे और फिर उसके इर्द गिर्द किसी पिस्तौल की मौजूदगी का जायजा लिया। डैनी का पिस्तौल मैंने उसे वापस कर दिया था ताकि वो किसी भी सिलसिले में किसी उलझन का शिकार न हो। पिस्तौल का कोई वजूद नहीं था। मैंने पलटकर दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर ड्राइवर को झंझोड़ने लगा। ड्राइवर हड़बड़ाकर जाग गया। वो दहशतज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया और खौफजदा निगाहों से मुझे देखने लगा। परेशान या खौफजदा होने की जरूरत नहीं दोस्त,
मैंने बहालत मजबूरी तुम्हें जगाया है। मुझे अफसोस है इस वक्त तुम्हारी नींद खराब हुई। मैंने नरम लहजे में कहा। मेरे इस रवैये से ड्राइवर के खौफ में कुछ कमी हो गई। फिर वो बोला, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम गोब मैन है, ब्लैक पोल के सेक्शन नंबर 3 से ताल्लुक रखता हूँ। इस वक्त यहाँ, मेरा मतलब है मेरे कमरे में एक जरूरी हदायत लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा नाम क्या है? माइकल लोन, ड्राइवर ने जवाब दिया। लोन के नाम से पुकारे जाते हो या माइकल के नाम से? सब लोग मुझे लोन कहते हैं। नस्लन यहूदी हो 100%। वो मेरा दोस्ताना अंदाज देखकर पुरसुकून हो गया था। तो फिर तुम्हें अरबों से नफरत होगी यकीनन, उसने ज़हर आलूद लहजे में कहा, और मेरे ज़मीर की खलश दूर हो गई। मैंने एक लम्हा खामोश रहकर उसका जायजा लिया, फिर कहा, तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा लोन कि इस वक्त एक खतरनाक फलस्तीनी एजेंट इस इमारत में मौजूद है। इस इमारत में? कौन? वो उछल पड़ा। हाँ, वो मैडम मार्गिया का मेहमान है। उसने मिस्टर हैंड्रिक को भी धोखा देने की कोशिश की है। ओ मेरे खुदा, वो शख्स फलस्तीनी है? वैसे मैडम उसे शहबाज कहकर पुकारती हैं। लोन के लहजे में हैरत का इजहार हो रहा था। हाँ मिस्टर लोन, ये हकीकत है कि उसने चालाकी से मिस्टर हैंड्रिक को भी धोखा दे दिया था, लेकिन बहुत जल्द उसकी साजिश का पर्दा चाक हो गया। हम लोग बैरूत से ये इतला लेकर आए हैं। क्या कोई लांच आई है? मैं खुद भी यही सोच रहा था कि तुम शक्ल से तो अजनबी नजर आते हो। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब उसकी निगरानी की जा रही है। ये इमारत हमारे कब्जे में है, लेकिन अभी उस पर हाथ नहीं डाला जाएगा। पहले ये मालूम किया जाएगा कि यहाँ उसके कुछ और साथी तो मौजूद नहीं। मुझे एक ड्यूटी सौंपकर तुम्हारे पास भेजा गया है। कहो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी जगह ड्राइवर की ड्यूटी अंजाम दूंगा। मैं अपनी असल शक्ल में ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसे ड्राइवर के बदल जाने से शक भी हो सकता है। मुझे तुम्हारे मेकअप में रहना है, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम उसी लॉन्च से बैरूत चले जाओगे, मैंने ड्राइवर से कहा, और उसके चेहरे पर मुसरत के आसार नजर आने लगे। ये तो खुशखबरी सुनाई है तुमने। मैं खुद भी यहाँ उकताहट महसूस कर रहा था। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? पहले अपना चार्ज मुझे दे दो, ताकि मैं कामयाबी से तुम्हारा किरदार अंजाम दे सकूं। जरा खड़े हो जाओ, मैंने कहा, और वो खड़ा हो गया। उसकी जिसामत का मुझे पहले भी अंदाजा था। मेरे और उसके कद में मामूली सी कमी बेची थी। मैं उसके मेकअप में आसानी से अपने आप को छुपा सकता था। यहाँ तुम्हारा कोई अजीज है? कोई नहीं, सब बैरूत में है। कोई दोस्त? मैं जरा अलग थलग रहने का आदमी हूँ, बस यूं ही शनासाई है चंद लोगों से। कोई महबूबा वगैरह? मैंने कहा, और वो मुस्कुरा दिया। अगर होती तो मैं उसे अपने साथ ही ले जाता। चलो ठीक है, सारे काम मेरे अंदाजे के मुताबिक हो रहे हैं, मैंने पुरमसरत अंदाज में कहा। गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? उसने बराबर रखी मेज की दराज से गाड़ी की चाबियां निकाल कर मेरे हवाले कर दी। मेरे पास आओ, मैंने कहा, और वो मेरे नजदीक आ गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जोरदार घूंसे ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। उसके दोनों होंठ कट गए थे। इससे कबल के उसके हल्क से कोई आवाज निकले, मैंने अपना पांव उसकी गर्दन पर रख दिया और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी सतह के किसी फर्द को मैंने अभी तक कत्ल नहीं किया, लेकिन तुम भी इसी काबिल नफरत कौम के एक फर्द हो। इसलिए मैंने पाँव को मखसूस अंदाज में दबाया और वो तड़पने लगा। उसकी आंखें और जबान बाहर निकल आई थी। चंद लम्हात के बाद उसने दम तोड़ दिया। मैं इस वक्त बिल्कुल खाली ज़ेन था, इसलिए उसकी बेबसी की मौत का मैंने कोई असर नहीं लिया। उसके बाद मैंने मेकअप किया और बिल्कुल मुतमईन हो गया। अब उसकी लाश ठिकाने लगाने का मसला था। इस सिलसिले में काफ़ी दुश्वारी उठानी पड़ी। पूरी इमारत में कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकी जहाँ उसकी लाश ठिकाने लगाई जा सकती थी। इसलिए मैंने उसे कार की बैक साइड में बंद किया और फैसला कर लिया कि उसे दिन में किसी मुनासिब जगह ठिकाने लगा दूंगा। मैंने अपने इस मंसूबे के सारे निशानात मिटा दिए और फिर उसके बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह होने में देर नहीं थी। इस कमरे की अकबी खिड़की के शीशों से रोशनी झांक रही थी। हर चंद के सारी रात जागता रहा, लेकिन फिर भी ज्यादा थकन महसूस नहीं हो रही थी। हालात ही ऐसे पेश आए थे कि अलर्ट रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैंने मुंह हाथ धोया और बावर्ची ने 8 बजे नाश्ता किया, जो मैंने अपने कमरे में ही किया। फिर लोन का लिबास पहनते हुए गाड़ी के पास आ गया। पहले मैंने बाल्टी में पानी भरकर गाड़ी धोई और फिर उसका बोनट उठाकर ऑयल वगैरह चेक करने लगा। पेट्रोल के टिन भी मेरी इस छोटी सी रिहायशगाह में थे और इस वक्त मैं पाइप के जरिए गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल भर रहा था कि एक शख्स मेरे पास आया। लोन जल्दी करो, मिस्टर बियान के पास चलना है, एक खतरनाक शख्स भाग गया है। बेहतर है जनाब, मैंने जल्दी से कहा। वो शख्स कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने जल्दी से पेट्रोल का टिन अंदर रखा और ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी बाहर निकालकर मैंने पूछा, मिस्टर बियान इस वक्त मिस्टर हैंड्रिक की रिहायश गाह पर ही होंगे? वहीं चलो। मैंने सुकून की सांस ली। ऐसे खतरनाक मरहले भी पेश आते रहेंगे, मैंने कार ड्राइव करते हुए सोचा। रात को तुम पुरसुकून थे? दफातन वो शख्स बोला। मैं समझा नहीं जनाब। मेरा मतलब है कोई खास बात तो नहीं महसूस की तुमने? नहीं जनाब, मुझे नज़ला हो गया है। ब्रांडी के चंद पैग लेकर मैं गहरी नींद सो गया था, मैंने जवाब दिया। कसूर हमारा भी नहीं था, हमें कोई इतला नहीं थी। क्या बात होगी जनाब? मैंने दबे दबे लहजे में पूछा।
वो शख्स जो मैडम का मेहमान था कोई खतरनाक आदमी है। मिस्टर बियान ने फोन किया था कि उसे सुबह के नाश्ते में बेहोशी की दवा दी जाए, लेकिन पूरी इमारत में उसका पता ही नहीं है। वो कौन है जनाब? पता नहीं, बस यही मालूम हुआ कि वो एक खतरनाक आदमी है, उसने जवाब दिया। कार मैंने हेनरिक की कोठी के पार्किंग लॉन में रोकी थी। मेरे देखते ही देखते कई गाड़ियां बाहर निकली। उनमें दो दो अफराद बैठे हुए थे। एक अफरा तफरी की कैफियत थी और इस बात का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरी तलाश शुरू हो गई है।